चलिए, हमारे साथ एक और खास मेहमान है, उनका भी परिचय करा देते हैं। एडलवाइस एएमसी में इक्विटी के सीआईओ त्रिदीप भट्टाचार्य हमारे साथ है। त्रिदीप, बहुत स्वागत हम करते हैं आपका मनी गुरु के शो में, और आपको भी नए साल की बहुत शुभकामनाओं के साथ आपसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। मैं इनफैक्ट सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगी, 2022 काफी ज्यादा अनसर्टनिटीज से भरा साल रहा। कुछ सरप्राइज इवेंट्स हमें देखने को मिले, बेसिकली दे वर नॉट प्लेजेंट, पर उन्होंने मार्केट पर बहुत ज्यादा असर डाला। उथल पुथल काफी ज्यादा रही। अगर हम इसके कंपैरिजन में अब अगर नए साल का विश्लेषण करें तो 2022 से कितना अलग रह सकता है 2023? पहली बात तो स्वाति जी, आपके शो में इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को नए वर्ष की शुभकामनाएं। अब आपके सवाल पे आते हो। हमारा पिछले साल का ऐसा मानना था कि इसको टेल ऑफ टू हाफ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए, और एक्चुअली हुआ भी ऐसे ही। जबकि पहले हाफ में निफ्टी, अगर आप एक मापदंड पकड़े मार्केट का, तो वो 16% डाउन था। सेकेंड हाफ में अगर आप देखें तो 18% अप था। सो नेट बाकी आपको ऊपर से लगा होगा कि रिटर्न, जैसे बोल रहे थे कि 4-5% का रिटर्न बना है, पर उसके भीतर अगर आप झांक के देखें तो काफी वोलेटिलिटी थी दो हाफ में। इसको बैकग्राउंड में रखते हुए अगर 2023 को देखें तो मेरा ऐसा मानना है कि ग्लोबली इन्वेस्टिंग एनवायरनमेंट को अगर मैं समराइज करना चाहूं कुछ शब्दों में, तो वो ऐसे होगा कि रिसेशनरी कंडीशंस बिफोर रिबाउंड। पहले 3 से 6 महीने में मुझे लगता है कि जो रेट हाइक्स हुए हैं यूनाइटेड स्टेट्स में और दुनिया भर के काफी सारे देशों में, उसका इम्पैक्ट इकोनॉमीज में देखने को मिलेगा। ये मैं ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ, उसका इम्प्लीकेशन इंडिया में भी आएगा, बट इम्पैक्ट चारों तरफ रहेगा। तो पहले 3 से 6 महीने में उसका इम्पैक्ट रहेगा ऑन अर्निंग्स एस्टिमेट्स टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स। फिर सेकेंड हाफ ऑफ 2023 में हम लोगों को थोड़ा रिबाउंड देखने को मिलेगा, इकोनॉमिक रिबाउंड लीडिंग ऑन टू इलेक्शंस मिड ऑफ 2024। अगर हम लोग इसको थोड़ा मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो अगले 3 से 6 महीने में मुझे लगता है कि वोलेटिलिटी की काफी ज्यादा गुंजाइश है, पर उसके आगे जो समय आने वाला है, करीबन 1 साल का लीडिंग ऑन टू इलेक्शन, वो काफी पॉजिटिव रहने वाला है। सो मीडियम टर्म बुलिश, नियर टर्म आई वुड से वोलेटाइल, और इफ आई वर टू समराइज 2023, आई वुड से दैट रिसेशनरी कंडीशंस बिफोर रिबाउंड। ये आपके पहले सवाल का जवाब। त्रिदीप, और अलर्ट रहने वाले कुछ फैक्टर जिसको 2023 में भी बाजार को ध्यान में रखना चाहिए? में सबसे पहले जो ध्यान में रखना चाहिए, और मार्केट का जो क्या बोलते हैं नब्ज है, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि रेट्स जो है वो कहाँ पीक हो रहे हैं। जैसे रेट्स पीक होगा वैसे मार्केट प्रोबेबली बॉटम आउट होने की कगार में आएगी और वोलेटिलिटी कम होने की कगार में आएगी। तो मेरे ख्याल में वो चीज एक देखने को पहली बात उस पर नजर रखना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज्यादा स्टिकी रहा, तो ये जो स्लो डाउन का आंकड़ा है वो थोड़ा खिंच सकता है। ऑन द अदर हैंड, अगर इन्फ्लेशन जल्दी कम हो जाता है, तब फिर इक्विटी मार्केट्स विल हैव लॉट्स टू चीयर अबाउट। ये हो गई इन्फ्लेशन, और स्टिकीनेस ऑफ इन्फ्लेशन वुड बी द सेकंड पार्ट दैट आई वुड से। द थर्ड जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि देखिए, रशिया यूक्रेन वार जो है उसको करीबन जैन एंड के महीने में वो हो जाएगा, हमारा एक साल का एनिवर्सरी हो जाएगा। अभी तक वो रिजोल्यूशन की तरफ पूरा ज्ञान नहीं है। तो मेरे ख्याल में अगर उसका रुख यहाँ से और थोड़ा नेगेटिव पकड़ता है तो इस पे ध्यान रखने की बात है। तो ये 3 चीजों को मैं बोलूंगा कि इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए, जो शायद मेरे ख्याल में पहले 3 से 6 महीने में हमारे सामने से आके गुजर जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन 3 से 6 महीने में अगर इन्वेस्ट करना है तो बेसिकली ट्रांचेस में इन्वेस्ट करें बनिस्बत की एक बार। ओके, तो ये हमने समझा कि 2023 में क्या संभावनाएं हम रखें, अपेक्षाएं क्या है बाजार से, कहां पर थोड़ा बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। मोहित भी हमारे साथ हैं। हम मिड कैप सेगमेंट पर भी चर्चा कर रहे हैं। एक सेगमेंट से हम समझ रहे हैं कि आखिरकार नए साल में कहां पर निवेश के मौके बन सकते हैं, और जैसा मोहित आपने बताया उतना ज्यादा इंप्रेसिव हमने नहीं देखा है रिटर्न जनरेट करते हुए इक्विटी मार्केट को पिछले 1 साल में। बट मिड कैप में अब जब एक नया निवेशक या नए साल में कोई भी निवेशक निवेश करना चाहेगा तो वो सबसे पहला सवाल यही जानना चाहेगा, वाई मिड कैप? 2023 में
मिड कैप को चुनने के पीछे क्या रीजन हो सकते हैं? जी स्वाति, तो स्वाति देखिए, एक छोटा सा बैकग्राउंड देता हूं। मिड कैप फंड्स वो होते हैं जो कि 101 से 250वीं कंपनीज जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से वो मिड कैप में क्वालिफाई करती है। तो ये 150 स्टॉक्स का एक यूनिवर्स है। यहाँ पर सेबी का रूल कहता है कि आप 65% से ज्यादा एलोकेशन आपको इन स्टॉक्स में करना है, इन 150 स्टॉक्स में करना है। उसके अलावा का जो 35% एलोकेशन है वो आप कहीं और भी कर सकते हैं। तो ये हो गई मिड कैप कैटेगरी। मिड कैप कैटेगरी इक्विटी कैटेगरी की तीसरी सबसे बड़ी कैटेगरी है भारत में। कुछ 1,81,000 करोड़ का ईएम है और कुछ 97 लाख फोलियोज इसके अंदर है। तो ये बहुत बड़ी कैटेगरी है, काफी निवेशक इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं। तो यहां पर मुझे लगता है स्वाति, अगर आप देखें लास्ट 1-2 साल से, तो लार्ज कैप्स का परफॉर्मेंस फिर भी ठीक रहा है। कुछ चुनिंदा नामों ने, निफ्टी 50 के कुछ स्टॉक्स ने अच्छा प्रदर्शन दिया है। सिर्फ टेक स्टॉक्स को मैं अगर एक बार साइड में रख दूं तो निफ्टी ने ओवरऑल फिर भी ठीक प्रदर्शन दिया है। बट मिड कैप सेगमेंट जो है, और मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों ही सेगमेंट ऐसे हैं जहां पर लास्ट 2 साल से परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा है। और अगर हमें ऐसा लगता है कि यहां पर भारतीय बाजार जो है वो थोड़ा तेजी का रुख जारी रखेंगे, और अगर बाजारों में यही सिमिलर काइंड ऑफ मोमेंटम बना रहता है, हालांकि उसमें काफी सारे इफ्स एंड बट्स है जो अभी त्रिदीप ने भी समझाया हमें, बट अगर ये मोमेंटम बना रहता है और थोड़ी बाजारों में तेजी देखने को मिलती है, बाजार अगर स्टेबल तरीके से भी चलते हैं, तो मिड कैप एक ऐसा सेगमेंट है जो लास्ट 2 साल की अंडर परफॉर्मेंस से निकल रहा है। तो यहां पर काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बनती हैं। पहली बात तो वो। दूसरा बात, अगर आप देखें तो मिड कैप के जो फंड्स हैं काफी सारे, उसमें आजकल 25 से 30% या 25 से 20% के करीब लार्ज कैप एलोकेशन वैसे भी होता है। तो मुझे लगता है किसी भी लॉन्ग टर्म निवेशक के पोर्टफोलियो में, जो कि 5 से 7 साल का एलोकेशन करना चाहता है, अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करना है, तो एक एक्टिव मिड कैप फंड या फिर एक पैसिव मिड कैप फंड जरूर होना चाहिए। तो ये एक पोर्टफोलियो का अभिन्न अंग है, और मुझे लगता है सारे निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो में एक मिड कैप एलोकेशन करना ही चाहिए। तो यहां पर नए निवेशक जो भी आ रहे हैं बाजार में, या जो पुराने निवेशक है जिन्होंने अभी तक मिड कैप में एलोकेशन नहीं किया है या कम एलोकेशन किया है, मुझे लगता है कि अगले 6 से 12 महीने में वो स्टैगर कर एसटीपी के द्वारा अपना एक मिड कैप एलोकेशन उन्हें बनाना चाहिए। तो मान लीजिए इस साल नहीं, ये इस साल का पहला हाफ नहीं, बट उसके बाद काफी चांसेस हैं कि आपको मिड कैप सेगमेंट में अच्छी रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। ओके, त्रिदीप से भी पूछना जरूरी बनता है कि वाई मिड कैप, क्योंकि हमने जिस तरीके से उतार चढ़ाव त्रिदीप बाजार में देखा है, आपको लगता है साल 2023 में मिड कैप में निवेशकों का पैसा बनेगा? मैं आपके सामने एक दूसरा नजरिया सामने रखना चाहता हूँ कि, और मैं हमारा जो मिड कैप फंड है वो करीबन 15 साल पुराना मिड कैप फंड है, वन ऑफ द लॉन्ग स्टैंडिंग मिड कैप फंड्स दैट इज देयर विद वेरी गुड ट्रैक रिकॉर्ड ओवरऑल। सो मेरा जो तजुर्बा रहा है मिड कैप कैटेगरी का वो ये है कि मिड कैप जो है वो कंप्राइजेस ऑफ ओवरऑल ए सक्सेसफुल स्मॉल कैप एंड एन एस्पायरिंग लार्ज कैप। कहने का मतलब ये कि अगर आप इन्वेस्टिंग जर्नी को देखें एक कंपनी का, तो स्मॉल कैप से शुरू होकर मिड कैप होते हुए लार्ज कैप बनती है, उसका जो सबसे ज्यादा स्वीट स्पॉट होता है वो मिड कैप होता है। जनरली इस समय में जब वो कंपनी मिड कैप कहलाता है, उसके ग्रोथ रेट्स, उसके मार्जिन्स और उसके जो इंडस्ट्री टेलविंड है, अगर वो सही कैटेगरी में हो तो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से वो इन्वेस्टर्स जिनका आउटलुक, जैसे मेरे को पैनलिस्ट कह रहे थे, 5 से 10 साल हो और जिनको थोड़ी सी वोलेटिलिटी स्टमक करने की काबिलियत हो, तो वेल्थ क्रिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से मिड कैप कैटेगरी बहुत अच्छा कैटेगरी है फ्रॉम इन्वेस्टर स्टैंड पॉइंट। और मैं को पैनलिस्ट से पूरी तरीके से एग्री करूंगा कि ओवरऑल अपने एसेट एलोकेशन में एक मिड कैप फंड तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि इस कैटेगरी में आप बहुत ज्यादा रिस्क भी नहीं ले रहे हैं स्मॉल कैप का, और एट द सेम टाइम जो उसकी जर्नी है ऑफ ए कॉर्पोरेट फ्रॉम स्मॉल कैप टू लार्ज कैप, इसका अधिकांश अंश आप खेल सकते हैं, क्योंकि हम इसमें स्मॉल कैप भी ओन कर सकते हैं और जब कुछ हद तक लार्ज कैप भी ओन कर सकते हैं। तो ये जो है, सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू मिड कैप एज ए कैटेगरी मुझे बहुत पसंद है, और रिटर्न्स भी अच्छे बनते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम। जिससे पहले हम ब्रेक में जाते, त्रिदीप, एक छोटा सवाल आपसे है। आपने जैसे बोला कि एक लॉन्ग स्टैंडिंग आपका मिड कैप फंड है अभी बाजार में, अगर वेल्थ क्रिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझे
मानिए अगर किसी ने 15 साल पहले भी फंड में पैसे लगाए होते तो 10,000 की एसआईपी भी लाखों में बन सकती थी। वो किस बेसिस पर हम समझे पिछले 15 साल के परफॉर्मेंस के आधार पर? अगर आप और ये तो हार्ड डेटा है और 15 साल का डेटा इतना लंबा डेटा होता है कि उस पर आप भरोसा कर सकते हैं। 15 साल का जो हमारा मिड कैप फंड का केगर रहा है वो करीबन 19-20% रहा है। नाउ अगर आप उसको क्या बोलते हैं एसआईपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लोग पैसे लगाते रहते, ऐसा होता था, तो उनके रिटर्न्स मतलब कहीं गुना होने के चांसेस है, बिकॉज कंपाउंडिंग जो है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है। नंबर्स आप स्क्रीन में दिखाई रहे हैं तो मुझे उसको दोहराने की जरूरत नहीं है, पर मेरे ख्याल में 18 to 19% रिटर्न ओवर ए पीरियड ऑफ 15 years is meaningful return whichever way you go about it। हालांकि मैं ये डिस्क्लेमर दे दूं कि past returns is not a measure of future returns, बट अगर आप इंडियन इक्विटी मार्केट्स को देखें so over a long period of time between 15 to 20 years earnings जो growth है वो इंडियन मार्केट की करीबन 15 to 17% रही है। जो ये फंड के क्रेडेंशियल्स हैं जो कि उससे थोड़े से ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं, दैट गोज ऑन टू शो दैट ओवर लॉन्ग साइकिल्स मार्केट्स फॉलो द अर्निंग्स ग्रोथ, और उस हिसाब से अर्निंग्स ग्रोथ इंडिया की अभी भी बेहतर है और आगे शायद अगले 10 साल में और बेहतर रहे। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा लॉन्ग टर्म आउटलुक रखे अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें, मिड कैप एज ए कैटेगरी कैन बी वेरी फ्रूटफुल कैटेगरी। एक ब्रेक के लिए चले यहाँ पर रुकते हैं, कुछ और चर्चा जारी रखेंगे कि क्या जोखिम भी इससे जुड़े हुए हैं मिड कैप निवेश से, कैसे निवेशकों के लिए लंबे समय में क्या फायदे हैं इसके, इस पर भी थोड़ी चर्चा। और मिड कैप में पैसिव निवेश ये भी एक तरीका है, एक्टिव फंड्स की तो हम बात ही कर रहे हैं, पैसिव निवेश के भी क्या फायदे हैं मिड कैप सेगमेंट में, चर्चा आगे छोटे से ब्रेक के बाद। नए साल में मिड कैप मंत्र बातचीत कर रहे हैं एडलवाइस एएमसी में इक्विटी के सीआईओ त्रिदीप भट्टाचार्य से, और मनी फ्रंट के सीईओ मोहित गांग हमारे साथ हैं। मोहित, मिड कैप निवेश जब हम पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं, कोई निवेशक बैठता है और सोचता है कि अब मुझे कौन कौन सी कैटेगरीज के फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने हैं, तो एक अच्छे मिड कैप फंड को ऐड करने से पहले एक निवेशक को क्या देखना है, किन बातों का ख्याल रखना है, कैसे सिलेक्ट करना है? जी स्वाति, तो देखिए स्वाति, सबसे पहली बात तो ये कि निवेशक के लिहाज से अगर मैं कहूं तो आपका मिनिमम जो टाइम होराइजन होना चाहिए वो कम से कम 5 से 7 साल होना चाहिए। इनफैक्ट 7 साल एंड उसके अबव का अगर आपका की समय अवधि है तो एक बहुत ही अच्छा सिलेक्शन होता है मिड कैप आपके पोर्टफोलियो के लिए। उससे कम अवधि में हमने अक्सर देखा है कि काफी ज्यादा वोलेटिलिटी होती है और यहाँ पर आपकी रिस्क की क्षमता थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए निवेशकों की। मैं एक छोटा सा डेटा अगर आपको बताऊं तो लास्ट 10 कैलेंडर ईयर्स का परफॉर्मेंस अगर देखें तो उसमें से 3 साल मिड कैप ने नेगेटिव रिटर्न दिया है, 4 साल मिड कैप ने नेगेटिव रिटर्न दिया और 3 साल मिड कैप ने बहुत ही लो सिंगल डिजिट रिटर्न दिया है, राइट। तो और जो तीसरे बाकी के 3 या 4 साल थे वहां पर मिड कैप्स ने काफी अच्छा प्रदर्शन दिया। तो एक लंबी अवधि होनी चाहिए 5 से 7 से 10 साल, जहां पर आप पूरी साइकिल्स को देख सकें और उसके रिटर्न्स का फायदा उठा सके। तो ये तो निवेशक के लिहाज से हो गया। फंड के लिहाज से जब आपको चुनाव करना है तो इसमें काफी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए स्वाति। सबसे पहली बात तो यही है कि आपके जो एनुअलाइज रिटर्न्स हैं आपके पीयर ग्रुप यानी आपके कंपैरेटिव फंड्स और बेंचमार्क यानी निफ्टी 150 मिड कैप इंडेक्स के अगेंस्ट में कैसा प्रदर्शन रहा है, वहां रोलिंग रिटर्न्स आपके कैसे रहे, क्या आपने रोलिंग बेसिस पे भी अपने इंडाइसेस को परफॉर्म किया है, वो बहुत जरूरी है। उसके अलावा फंड मैनेजर्स का ट्रैक रिकॉर्ड, उनकी काबिलियत, फंड का एयूएम बहुत ज्यादा छोटा भी ना हो बहुत ज्यादा बड़ा भी ना हो, फंड का ट्रैक रिकॉर्ड किस तरह से रहा है, उसके रिस्क रेशियोज कैसे हैं, क्या बीटा है, कितना शार्प रेशियो है, वो सब थोड़ा सा देखने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है कॉन्सेंट्रेशन, कि जो टॉप 5 सेक्टर्स हैं और जो टॉप 5 स्टॉक्स है या जो टॉप 10 स्टॉक्स है उसमें उस फंड ने कितना एक्सपोजर ले रखा है। कहीं बहुत ज्यादा हाईली कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रेटेजी तो नहीं है और कहीं बहुत ज्यादा फैली हुई या बिखरी हुई स्ट्रेटेजी भी नहीं होनी चाहिए कि पूरे पोर्टफोलियो में करीब 100 स्टॉक्स ले लिए हैं आपने, राइट। तो दोनों के ही बीच का एक जो रास्ता होता है कि 50 से 60 स्टॉक्स हो, 50 से 70 स्टॉक के बीच में हो, एक अच्छा ईएम हो, अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो,
अच्छे कंपैरेटिव रिटर्न्स हो, ये सारे ही पैरामीटर्स आपको देखने होंगे जब आप एक किसी अच्छे मिड कैप फंड का चुनाव कर रहे हैं। प्रदीप, कोई रिस्क फैक्टर्स मिड कैप से जुड़े हुए जो कि एक इन्वेस्टर को ध्यान में रखने की जरूरत है, जिसके बेसिस पर वो अपना एक पोर्टफोलियो डिजाइन करे मिड कैप का स्पेशली? आई थिंक दो रिस्क के बारे में बात करना चाहूंगा। ये उसके लिए इन्वेस्टर जो कि फंड में पैसे डालने की कोशिश कर रहा है, नॉट एज अ फंड मैनेजर जो एक मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है। सो एक इन्वेस्टर जो कि मिड कैप फंड में पैसे डालने की कोशिश कर रहा है, उसमें सबसे पहले तो मतलब जैसे मेरे को पैनलिस्ट ने कहा कि वोलेटिलिटी और ये जो उतार चढ़ाव है, इससे थोड़ा कंफर्टेबल हो जाना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आप मार्केट के उतार चढ़ाव में क्या बोलते हैं पार्टिसिपेट कर, जो मिड कैप करते ही हैं, उसमें उससे आप कंफर्टेबल नहीं है, तो फिर गलत समय में पैसे निकालने से जो ये केगर रिटर्न हम लोगों ने बात करी ब्रेक में जाने से पहले, वो आपको नहीं मिल पाएगा। टाइमिंग इन द मार्केट इज लेस इंपॉर्टेंट, टाइम इन द मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मिड कैप कैटेगरी के लिए ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुम वोलेटिलिटी को स्टमक करने के लिए एपेटाइट होना चाहिए, और इसलिए उसने उतना ही पैसा लगाए जो आपको 5 साल में जरूरत ना पड़े। ये मेरा गोल्डन रूल रहा है जब भी मैं कोई मुझसे एडवाइस मांगता है, तो अगर वैसा करे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि ओवरऑल फ्रॉम जैसे मिड कैप फंड में रिटर्न जो है लंपी होते हैं। वो कुछ साल एकदम नए रिटर्न बनते हैं, लेकिन कुछ साल इतने रिटर्न बन जाते हैं जबकि आपकी एक्सपेक्टेशन काफी कम हो। तो इसको मैक्सिमाइज करने के लिए आपको होल्डिंग पीरियड बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप वोलेटिलिटी से डर के बीच में पैसे निकाल लें तो फिर मुश्किलात हो सकती है। सो ये तो दो रिस्क हो गया फ्रॉम एन इन्वेस्टर स्टैंड पॉइंट टू कीप इन माइंड व्हाइल इन्वेस्टिंग। तीसरा मैं ये कहूंगा कि जब पोर्टफोलियो एक बार जरूर देखना चाहिए। मेरे ख्याल में कोई भी फंड का अगर आप देखें, उसमें अगर कुछ ऐसे स्टॉक्स हों जो जिनका कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आकलन कम लगे आपको, तो वैसे फंड से दूर रहना चाहिए, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में वेल्थ इरोशन इस कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज के वजह से काफी ज्यादा होता है। तो ये 3 फैक्टर्स को मैं बोलना चाहूंगा जो कि इन्वेस्टर को ध्यान में रखना चाहिए बिफोर एलोकेटिंग मनी। और ये तो हम एक्टिव इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं मिड कैप स्पेस में। मोहित, मिड कैप में पैसिव स्ट्रैटेजी ये भी काफी ज्यादा बकअप कर रही है, ये भी काफी ज्यादा निवेशकों में पॉपुलर हो रही है। और इस पैसिव स्ट्रैटेजी में कैसे ऑप्शंस अवेलेबल है निवेशकों के लिए? जी स्वाति, पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि भारतीय मार्केट में पैसिव स्ट्रैटेजी जो है या इंडेक्स फंड्स जो है वो बहुत बड़ा हिस्सा बन गए हैं। इनफैक्ट लार्ज कैप कैटेगरी में जहां पर आपको निफ्टी इंडेक्स फंड मिलता है, वहां तो ये कैटेगरी बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है। मिड और स्मॉल कैप में अभी भी पैसिव फंड्स इतने नहीं फैले हैं, क्योंकि यहां पर अभी भी देखने को मिलता है कि कुछ एक्टिव मिड और स्मॉल कैप फंड्स काफी अच्छा अल्फा जनरेट कर रहे हैं, यानी कि बेंचमार्क से अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। बट मुझे लगता है जैसे जैसे भारतीय मार्केट और मैच्योर होते जाएंगे और ज्यादा एयूएम बढ़ेगा, आपकी पैसिव कैटेगरीज काफी बड़ी होती जाएंगी, और ये जो अल्फा जनरेशन है ये बहुत कम या बहुत रेयर रह जाएगा। कुछ ही अच्छे फंड मैनेजर कंसिस्टेंटली वो कर पाएंगे। तो पैसिव एलोकेशन जरूर होना चाहिए हर निवेशक का। एक्टिव के साथ में आप कंबाइन करिए एक पैसिव मिड कैप फंड को। इसके अंदर आपके पास में 2 चॉइसेस हैं। अगर आपको बहुत सिंपल रखना है, कहीं कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए, तो आप सीधा मिड कैप इंडेक्स फंड ले लीजिए। निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड के नाम से आपके पास में काफी सारे फंड हाउसेस है जिन्होंने अभी इंडेक्स फंड लॉन्च कर दिया है। यहाँ पर आपको निपॉन का, मोतीलाल का, प्रू आईसीआईसीआई का, एसबीआई का, नवी का, इन सबके इंडेक्स फंड मिल जाएंगे। दूसरा तरीका है स्मार्ट बीटा फंड, यानी कि फैक्टर इन्वेस्टिंग। तो मिड कैप क्षेत्र में भी आप पूरे 150 स्टॉक का इंडेक्स ना लेकर उन पर कुछ फिल्टर्स लगाइए, उन पर एक छन्नी लगाइए, जिससे कि अच्छे स्टॉक्स जो है वो आपके पोर्टफोलियो में आकर घिर जाए। तो ये छलनी हो सकती है क्वालिटी की, ये छलनी हो सकती है मोमेंटम की, ये छलनी हो सकती है लो वोलेटिलिटी की। तो फिलहाल के लिए मार्केट में मोमेंटम और क्वालिटी के स्मार्ट बीटा फंड्स आ चुके हैं।
DSP, UTI के क्वालिटी 150 मिड कैप इंडेक्स के अंदर में आपको अवेलेबल फंड्स मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि वो 150 स्टॉक के पोर्टफोलियो में क्वालिटी के कुछ फिल्टर्स लगाते हैं। ये फिल्टर्स अमूमन ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, प्रॉफिटेबिलिटी और इन सब के होते हैं। उसके तहत ये 50 स्टॉक्स का सिलेक्शन करेंगे, ये भी एक इंडेक्स है, और वो उस 50 स्टॉक के इंडेक्स में निवेश करेंगे। इसी तरह एक मोमेंटम का इंडेक्स बना हुआ है, 50 मोमेंटम निफ्टी 150 के अंतर्गत निफ्टी 50 का एक मोमेंटम इंडेक्स है, उसको भी आप ले सकते हैं। लो वोलेटिलिटी शायद अभी तक आया नहीं है मार्केट में, बट जल्दी आ जाएगा। तो ये स्मार्ट बीटा फंड्स मेरे हिसाब से बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है स्वाति, और किसी को अगर पैसिव तरीके से मिड कैप में एंटर करना है तो स्मार्ट बीटा फंड्स काफी अच्छी चॉइस हो सकते हैं। ओके, तो मिड कैप में अपॉर्चुनिटीज अपार, एक्टिव स्ट्रैटेजी, पैसिव भी स्ट्रैटेजी अब अवेलेबल है, और मिड कैप में कैसे आप मुनाफा कमा सकते हैं, स्ट्रैटेजी क्या रखनी है, निवेशकों को क्या बातों का रखना है ध्यान, ये समझाने के लिए त्रिदीप भट्टाचार्य और मोहित गांग, आप दोनों का करेंगे हमारे शो में शामिल होने के लिए बहुत स्वागत। आज के शो में बस इतना ही, रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए जी बिजनेस।